हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज से स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान की क्लासेस सीजीपीएससी प्री 2025 को टारगेट में लेकर, क्योंकि 2026 नवंबर आने वाला है और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती विज्ञापन जारी करता है, जिसमें विभिन्न विभागों के कम से कम 250 से 300 पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जो छत्तीसगढ़ शासन की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है, जिसमें भारत के संविधान की एक प्रमुख भूमिका होती है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे जो है आपके सैद्धांतिक रूप से हो, चाहे आपके परीक्षा में पास होने की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले जो होती है विषय विस्तार की बात करें तो संविधान की जो होती है, सबसे पहले देखेंगे हम तो भारत का संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर से मतलब भारत के संविधान की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वो एकाएक नहीं हुई थी। वो धीरे-धीरे जो है कुछ पहले जो होते हैं, जैसे कि पीटसिंघे एक्ट आया, फिर जो होती है रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, 1774 में पीटसिंघे एक्ट आया, फिर जो चार्टर एक्ट, विभिन्न चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इन सभी अधिनियमों के माध्यम से धीरे-धीरे क्रमिक रूप से हमारे भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसमें हम देखेंगे 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट जो होते चार चार्टर एक्ट आया था 1793 में, फिर आया था 1813 में, फिर 53 में और एक आया था आपके 1833 में। इन सभी अधिनियमों को हम जो होती है ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन, कोर्ट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो होते हैं आपको सीजीपीएससी प्री हो चाहे सीजी व्यापम हो, दोनों में देखने को हमारे मिलते हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ था आपके भारत शासन अधिनियम में हुआ था, किस प्रस्ताव का जो है किस तरह से भारतीय लोगों ने विरोध किया था, आपके बेबेल योजना क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, आपका अंतरिम सरकार की व्यवस्था किस तरीके से की गई, इन सभी मुद्दों पर जो होती है हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है ना, मेरा कोई भी वीडियो बिना स्किप किए हुए न जाइएगा, पूरा देखिएगा, स्किप तो करना ही नहीं, क्योंकि संविधान ऐसा विषय है, अगर आप छोटे से पॉइंट से चूक जाते हैं तो आपसे पूरा संविधान समझ नहीं आएगा। हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न उठ कर यह आती है कि संविधान है क्या चीज, संविधान में किन प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है और संविधान से और देश का जो होती है क्या संबंध होता है। तो संविधान क्या है, इस पर अगर हम बात करेंगे, संविधान संविधान क्या है हमारा संविधान। तो संविधान जो होती है वह जो वैधानिक दस्तावेज होती है, क्या होती है, एक वैधानिक या विधिवत दस्तावेज होती है, जिसमें जिसमें शासन के उन जो है मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिससे जिनके अनुरूप किसी भी देश का राज्य का जो है शासन चलता है। संविधान सिर्फ भारत का ही नहीं है, भारत का भी है, जो चीन का भी है, अमेरिका की भी है और कई विशेष राज्यों का भी स्वयं का एक संविधान है। जैसे कि 2019 से पहले हमारे जम्मू कश्मीर का विशेष संविधान था। तो संविधान एक्चुअली में है क्या चीज, तो संविधान में मूलभूत सिद्धांतों का जो जो सिद्धांत होते हैं ना, उसका वर्णन होता है और किसी भी देश और राज्य के शासन संचालन को जो होती है इसी के अनुरूप किया जाता है। जो सिद्धांत दिए रहते हैं ना, उसी सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी राज्य या फिर देश का संविधान चलता है। इसके साथ ही इसमें उल्लेख क्या होता है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, जो भी अंग है वो किस तरीके से आपके कार्य करेंगे और उनके बीच जो किस प्रकार जो विभिन्न अंग है उनके बस मध्य जो है वो संबंध किस तरीके से रहेगा, इन सभी प्रावधानों का उल्लेख इनमें रहता है। और ये जो संविधान है ना, वो सरकार के अंग के साथ साथ ही आपके जनता को भी साथ में जोड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान देश की जो है आधारभूत विधि है। कैसी विधि है, संविधान जो होती है देश की क्या है, आपकी आधारभूत विधि है और जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है कौन को, जनता और उनकी आकांक्षाओं को। संविधान जो है उस देश के नागरिक के कुछ जो अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ जो है आपके कर्तव्यों को भी बतलाता है। जैसे कि हमारे संविधान में भी जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के साथ साथ आपके जो होती है मूलभूत कर्तव्य भी बतलाए गए हैं। बात करेंगे इनके बारे में, कौन से अनुच्छेद में आपके इसके बारे में मौलिक अधिकार के बारे में दिया है, तो कौन सा अनुच्छेद में आपके मूल अधिकार आपके मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर बात करें तो संवैधानिक जो विकास हुआ था ना, वो दो तरीके से हुआ था। एक तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1857 की क्रांति जब हुई थी ना, उसके पश्चात जो ब्रिटिश सरकार है ना, उन्होंने भारत को अपने अंदर ले लिया था। इससे पहले 1857 की क्रांति के पहले हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। 1857 की क्रांति के पश्चात ही महारानी एलिजाबेथ ने जो है वो ये जो पूरे जो आपके कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिए।
उसी के तर्ज पर अगर हम बात करें संवैधानिक विकास की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ना, क्योंकि नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793। देखिए चार्टर एक्ट जो है ना, 4 चार्टर एक्ट आया था जिनमें 20 सालों का अंतर था। सबसे पहले कौन आया था आपका? 1793। फिर अगर हम 20 में जोड़ देंगे तो इसमें जो होती है आपका 1813। फिर इसमें अगर 20 जोड़े तो आता है 1833। फिर आता है 1853। तो इस तरह से जो होती है आपके 4 चार्टर एक्ट आए हुए थे, जो आपको दिया हुआ है, देखिए ठीक। फिर आते हैं हम जो है ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत संवैधानिक विकास किस तरीके से आपकी हुई थी। तो सबसे पहले आया थे ब्रिटिश, जब 1857 की क्रांति हुई, उसके पश्चात सबसे बड़ा जो सुधार का जो आया था ना, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1919 और 1909 और 1919। ये दोनों जो होते काफी प्रचलित रहे हैं, बात करेंगे इनके बारे में। फिर बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 और अंतिम में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा है आपका? भारत शासन अधिनियम जो है, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी जो है निश्चित समय पर नहीं हुआ है। मैं पहले ही बताया था आपको कि भारत के जो संविधान का निर्माण है किसी निश्चित समय में 26 जो है जनवरी 1950 को लागू नहीं हो गया है एकाएक। 10 दिन 20 दिन या फिर 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल की प्रक्रियाओं के पश्चात संविधान का निर्माण नहीं हो पाया है, ये निश्चित कर नहीं है, वरन यह क्रमिक विकास जो हमने जो क्रमिक जो बताया है ना, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आज भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, चार्टर एक्ट, इन जो प्रक्रियाओं के माध्यम से ही उभरकर हमारा संविधान, वर्तमान संविधान उभरकर आया है। बल्कि क्या है? क्रमिक विकास का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से भले ही हुआ है, लेकिन हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक जो है ब्रिटिश सरकार क्राउन के अंतर्गत। तो हमने अभी ही देखा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, ईस्ट इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर हमने देखा जो है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत किस तरह से भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861, 1868 इस तरीके से आया हुआ है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत के में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र क्या थे? आपके व्यापारिक आपके उद्देश्यों तक ही सीमित थे। उसमें 1765 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, अर्थात जो होती है आपका राजस्व एवं दीवानी, दोनों के अधिकार जो होते प्राप्त हो गए। और इसके साथ ही भारत में कंपनी की जो है द्वितीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। ठीक, आगे देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। तो जिस समय 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र, आदेश पत्र क्या बोलते हैं आपके? कंपनीज चार्टर जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों को धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। जैसे जैसे ब्रिटिश क्राउन हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो समय समय पर अपने चार्टर जो है लॉन्च करते थे, और उन चार्टरों में कुछ जो होते संवैधानिक विकास, तो कुछ में जो होती जनता की भावनाओं को हस्तक्षेप पहुंचाया जाता रहा है। सबसे पहले इनमें आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास था। इससे पहले क्या था? ब्रिटिश ईस्ट जो आपका इंडिया कंपनी है, वो स्वतंत्र रूप से भारत में शासन करती थी। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसी एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कोई भी फैसले अब स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकती थी। उन्हें ब्रिटिश जो संसद है उन्हें इतला करना पड़ता था या फिर संदेश भेजना पड़ता था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति यानी कि सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 में जो पारित एक्ट है, उसे ही हम सब रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई है। तो किसने पारित किया इसे? लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जाएगा, बल्कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं जो है निर्देश देने का पूरा अधिकार आपका रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद ने नियंत्रण लगाने की सबसे पहला जो है वो सफल प्रयास किया। चलिए आगे देखते हैं हम। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई गई। एक निदेशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, और एक है हितधारकों यानी कि हितधारकों है ना, ये हितधारकों का मंडल जिसे कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी से जो है कहा जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम क्या था? दो चीजें कौन कौन से, एक निदेशक मंडल और एक जो है हितधारकों का मंडल। और आगे हम जो होती है जब ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 देखेंगे, तब उसमें एक और आएगा आपका कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी कौन से दो चीज आया था, एक निदेशक मंडल और एक था आपका हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले जो गवर्नर थे वो थे कौन से, आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार आता ही है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट का पूर्ण तरीके से शासन करने वाला सबसे पहले गवर्नर कौन था? कौन था आपका? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और इसी के माध्यम के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए, जबकि इससे पहले जो सभी जो प्रेसिडेंसी थी वो एक दूसरे से क्या थी, आपके स्वतंत्र थी। लेकिन इस अधिनियम के आ जाने के पश्चात जो है बंगाल जो है मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत आ गए। देखिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को आपको जो है ध्यान से याद करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, चल देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही सबसे पहले कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रहे थे। चलिए आगे देखेंगे हम कौन कौन से इनके न्यायाधीश रहे हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसमें जो सर एलिजा इम्पे जो थे ना, वो कलकत्ता स्थित जो न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एवं चैम्बर ऑफ लिस्टमैन के हाइड, चैम्बर लिस्टमैन जो होती है चैम्बर्स लिस्टमैन एवं हाइड 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश रहे। तो कौन थे हमारे? सबसे पहले एलिजा एम्पे जी, और कौन दो अन्य व्यक्ति थे आपके? चैम्बर लिस्टमैन और जो होती है आपका हाइड, ये दोनों व्यक्ति अन्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके तहत इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेना व रिश्वत लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपका आवश्यक कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, एक तो रिश्वत लेना समाप्त कर दिया गया, और एक जो था ना राजस्व, जो है नागरिक और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट जो है 1784, हमने जो है रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त कर लिया, और अब ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और संविधान और जो है छत्तीसगढ़ जेसो चाहे भारत जेसो, दोनों की मुफ्त में जो है तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।